आवाज ठीक है, आवाज एक बार चेक कर लीजिए। आवाज ठीक है तो आवाज चेक कर लो एक बार। लाइव हो ना? लाइव है। कमेंट से कर दो एक बार। हाँ भाई नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। क्लास स्टार्ट करें। क्लास हमारी लाइव हो चुकी है और जो है क्लास में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन ज्योग्राफी डे वन। हमारी क्लास है, पहली क्लास है ना, डे वन है। और डेफिनेटली हम इसको लगातार पढ़ते रहेंगे, आपके एग्जाम तक हम पढ़ेंगे और खूब सारा आपको पढ़ाएंगे और हाँ खूब भाई सारा नमस्कार, आपको क्या इतना हाल सारा चाल है? सब पढ़ाएंगे कि बढ़िया। आपके क्वेश्चंस जो क्लास हैं स्टार्ट करें। वो क्लास हमारी लाइव हो चुकी जो है है और आराम से जो यहाँ है से आपके क्लास बन में जाएं। ठीक आज है, हम एक डिस्कस बार करने जा रहे हैं। कमेंट आप एक बार मुझे दिखा दो ये। आ, बिल्कुल भाई बिल्कुल, पटना में ही हूँ। क्रीम कौन लगवा रहा था मुंह के ऊपर पता नहीं, बच्चे आपस में लगवा रहे थे कि मेरे मुंह पे लगवा रहे थे। है भाई, चलो ठीक है। ऑडियो एंड ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, चलिए बढ़िया। तो अब अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो अब एक बार आप थोड़ा सा इस प्रश्न के ऊपर जो है उत्तर दो, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका ठीक वॉइस रिपीट हो रही है कि इको कर रही है कि देखो एक बार। ठीक है चलिए, अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है और ये है इंसेल वर्ग का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा किया जाता है। आपको ना पीडीएफ मिल गई होगी, आप सभी बच्चों को पीडीएफ मिल गई होगी। और पीडीएफ जो है पहले आपको मिल जाया करेगी डेली, और पीडीएफ पहले मिल जाएगी। और फिर जो है आप उसको आराम से पहले सोल्व करने का प्रयास कीजिए। नहीं सोल्व हो पाए तो कोई बात नहीं, मैं फिर करवाऊंगा ये आपको। ठीक है, तो मैं करवा ही दूंगा, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो इंसेलबर्ग का जो निर्माण है ये किस प्रक्रम द्वारा किया जाता है ना, बाय विच प्रोसेस एज इंसेलबर्ग फॉर्म्ड। ठीक है, ये हिमानी आएगी है ना, रिवर आएगी, विंड आएगी, या अंडरग्राउंड वाटर होगा। हिमानी को हिमानी नहीं, इसको ग्लेशियर लिखा जाता है। ठीक है, हिमानी ना होकर ग्लेशियर आएगा इंग्लिश में, हिमानी हिंदी वर्ड है। ठीक है, हिमानी के द्वारा होगा, नदी के द्वारा होगा, पवन द्वारा होगा, या फिर भूमिगत जल के द्वारा होगा। इनमें से किसके द्वारा निर्माण होगा, जल्दी से एक बार आप आंसर करिए। सही आंसर क्या होगा इसका? तो इसका जो सही उत्तर है वो आएगा सी, बिल्कुल सही आंसर है, विंड, बाय द विंड, है ना। तो ये विंड के द्वारा बनने वाली स्थलाकृति होती है। बेसिकली होता क्या है कि कोई एक ऐसा क्षेत्र है, कोई एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर अगर हम बात करें, कोई ऐसा क्षेत्र जहां पर अगर हम बात करें कि होता क्या होगा, क्या कि कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर जहां जहां पर दो प्रकार की चट्टानें आपको दिखेंगी। ठीक है, दो प्रकार की चट्टानें आपको दिखेंगी, और दो प्रकार की चट्टानें आपको दिखेंगी। इसमें ये एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर ठोस चट्टानें थी, कठोर चट्टानें थी। और ये जो सा क्षेत्र था ये कैसा था, ये तो ठोस चट्टानों का क्षेत्र था, ठोस है ना, ये ठोस चट्टानें थी। भाई इसके ऊपर की जो आकृति है वो ऊपर कैसा भी हो सकता है, ऊपर थोड़ा नुकीला भी हो सकता है, कुछ समतल भी हो सकता है। ठीक है, कैसा भी हो सकता है। तो ये तो कठोर चट्टानें थी, है ना, हार्ड रॉक्स थी यहाँ पर। तो ये तो कठोर चट्टानें थी, और ये कठोर चट्टानें थी। ठीक है, कठोर चट्टानें थी यहाँ पर तो। और आसपास जो है वो आसपास के क्षेत्र में आप देखोगे तो यहाँ तो आपकी हैं हार्ड रॉक्स हैं, हार्ड रॉक्स हैं। और यहाँ पर जब आप बात करोगे तो इस क्षेत्र में, यहाँ पर जब आप देखोगे तो इस क्षेत्र में कैसी थी, इस क्षेत्र में जो है सॉफ्ट रॉक्स थी। ठीक है ना, तो इस क्षेत्र में सॉफ्ट रॉक्स थी आपकी, ये इस क्षेत्र में सॉफ्ट रॉक्स थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो रॉक्स थी ये कैसी थी, सॉफ्ट रॉक्स थी, राइट। यहाँ पर आपकी सॉफ्ट चट्टानें थी, या आपकी मुलायम चट्टानें थी। ठीक है, या मुलायम चट्टानें थी। और यहाँ पर एक शक्ति है जिसने कार्य किया। देखो वाकई में पृथ्वी के अंदर जो बल होते हैं वो दो प्रकार के बेटा बल काम करते हैं। ठीक है, पृथ्वी में जो बल हैं, फोर्स हैं, वो बल दो प्रकार से काम करते हैं।
बल या जिसको हम बोलते हैं फोर्स, ठीक है। बल दो प्रकार से कार्य करेंगे। एक बल ऐसे होंगे जो कि अंतर्जात बल होंगे, अंतर्जात बल होंगे, ठीक है, अंतर्जात बल होंगे। और अंतर्जात बल, और इसको बोलते हैं एंडोजेनेसिस, एंडोजेनेसिस, जेनेसिक्स, है ना, या एंडोजेनेसिक, एंडोजेनिक फोर्स कह दो आप, एंडोजेनिक फोर्स कह दो, ठीक है। और एक आपके होते हैं एक्सोजेनिक फोर्स होते हैं, ठीक है, एक होते हैं एक्सोजेनिक फोर्स, और जिनको हम बोलते हैं बहिर्जात बल। एक को बोलते हैं बहिर्जात बल, राइट। एक तो आपके बहिर्जात बल, है ना, मतलब एक्सोजेनिक फोर्स बोलते हैं, एक एक्सोजेनिक फोर्स बोलते हैं। और एक कौन से होते हैं, एंडोजेनिक फोर्स होते हैं, एंडोजेनिक फोर्स होते हैं। देखो दोनों ही बल, ये जो बल है, ये सभी प्रकार के जो बल हैं ये दो काम करते हैं। एक तो जो है कंस्ट्रक्टिव होते हैं, एक डिस्ट्रक्टिव होते हैं, है ना। तो दूसरी बात अगर करें, भाई मेरी वजह से क्लास चालू हो गई, मुझे थैंक्स बोलो, नहीं इसको ब्लॉक कर दो इस लड़के को रहने दो, रहने दो, रहने दो, छोड़ छोड़, कोई बात नहीं, पढ़ लो चुपचाप, क्यों बकवास कर रहे हो, बेकार की बात कर रहे हो, है ना। बाद में थैंक यू बोल दे। हाँ भाई सभी बच्चे इसको ना थैंक यू बोल दो प्रतीक को एक बार, देखते हैं इसके अकाउंट में कौन से 10-5 लाख रुपए चले जाएंगे। बावड़ा इस पे तो ध्यान नहीं दे रहा है। विच चैप्टर्स प्रैक्टिस सेट इज दिस, ये है आपका जो है जियोमॉर्फोलॉजी का है ना, भूआकृति विज्ञान का है, ठीक है। टॉपिक भूआकृति विज्ञान का है। एंडोजेनिक फोर्स और एक एक्सोजेनिक फोर्स है, बहिर्जात बल है, अंतर्जात बल है। बल दोनों ही प्रकार से कार्य करते हैं, ठीक है, बल दोनों ही प्रकार से कार्य करते हैं। मतलब दो तरीके के काम करते हैं कोई भी बल। बल जो है ना वो एक विनाशक भी हो सकते हैं और एक जो है निर्माणकारी भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो एक निर्माणकारी भी हो सकते हैं, है ना, कंस्ट्रक्टिव, निर्माणकारी भी हो सकते हैं, है ना, कंस्ट्रक्टिव, और एक विनाशक भी हो सकते हैं, विनाशक, दोनों ही कार्य करते हैं ना, विनाशक दोनों ही होते हैं, दोनों ही होते हैं, ठीक है ना, दोनों ही होते हैं, राइट, दोनों ही होते हैं। कंस्ट्रक्टिव भी होते हैं, है ना, और कंस्ट्रक्टिव भी होते हैं, कंस्ट्रक्टिव भी होते हैं, कंस्ट्रक्टिव भी होते हैं, और एक कौन से भी होते हैं, डिस्ट्रक्टिव भी होते हैं, डिस्ट्रक्टिव भी होते हैं, है ना, बोथ, है ना, दोनों ही होंगे, निर्माण भी करेंगे और विनाश भी करेंगे। जैसे भूकंप है, भूकंप अगर आप देखोगे तो भूकंप है, ज्वालामुखी है, ये हो गया ना, इसमें भूकंप हो गया, मतलब आपका अर्थक्वेक हो गया, अर्थक्वेक हो गया। इसके अलावा आपका क्या हो गया, आपका वोल्केनो हो गया, वोल्केनो हो गया, ठीक है, अर्थक्वेक हो गया, और क्या हो गया, वोल्केनो भी हो गया, ठीक है। और एक्सोजेनिक फोर्सेज के अंदर आपके कौन कौन आते हैं, एक आपका आता है विंड आती है ना, एक आपका रिवर आती है ना, रिवर आती है, एक आपका ग्लेशियर आते हैं, ग्लेशियर्स आते हैं, एक आपका जो है ग्लेशियर्स आते हैं, एक आपकी जो सी वेव्स होती हैं ना, सी वेव्स होती हैं, सी वेव्स होती हैं। तो ये सब ना, ये सब कैसे हैं, ये एक्सोजेनेसिक है ना। तो एक तो धरती के जो अंदर की तरफ काम करते हैं, हाँ भाई नोट करना है इनको, इनको नोट करना है, मैं बता रहा हूँ पहले, आप सर चैप्टर वाइज करवा दो, जैसे मुझे ठीक लगेगा मैं वैसे करवाऊंगा, है ना। मुझे लगेगा कि ऐसे तो वैसे, और मुझे लगेगा ऐसे तो ऐसे, ठीक है। तो आप सबसे निवेदन है, आप छोटे बहन भाई हो, है ना, तो आप जैसा कह रहा हूँ उस तरीके से आप जो है पढ़ते जाओ, ठीक है ना। तो आपको अपनी तरफ से कोई फालतू दिमाग लगाने का काम नहीं करना है, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप चलते जाओ, और जितना क्लास में आपके होगा उस पढ़ाए हुए को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रिवीजन आपको करना है, ठीक है ना, बिल्कुल प्रॉपर रिवीजन करना है, किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं करोगे। मैं फिर कह रहा हूँ एग्जाम के बहुत नज़दीक हो आप, और अब फिलहाल के समय में जितना 1 घंटे में तुम्हें पढ़ाया जाए उसको बढ़िया तरीके से जो है बढ़िया तरीके से जो है बढ़िया तरीके से रिवीजन आप कर लेना, ठीक है ना। अगर रिवीजन नहीं करा तो बहुत बड़ी गलती आप कर बैठोगे, ठीक है। तो भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, ये सब कैसे होते हैं, ये अंतर्जात होते हैं, ठीक है। और बहिर्जात की बात करेगा तो पवन है, जैसे नदी है ना, या प्रवाहित जल, नदी भी कह सकते हो, या फिर इसको प्रवाहित जल, है ना, प्रवाहित जल भी कह सकते हैं, बहता हुआ जल है, हिमानी या हिमनद है, हिमानी या हिमनद है। इसके अलावा सागरीय लहरें हैं, है ना, सागरीय लहरें हैं,
ये सब जो है ना, ये सब जो है, ये सब क्या करते हैं, ये सब के सब बल हैं। ये भूपर्पटी में ऊपर की तरफ काम करते हैं, भूमि की सतह पर काम करते हैं, ये पृथ्वी के अंदर काम करते हैं। अर्थक्वेक जो होता है, अर्थक्वेक विनाशक भी होता है और ये कंस्ट्रक्टिव भी होता है और डिस्ट्रक्टिव भी होता है। देखो भूकंप जब आता है तो बड़े स्तर पर नुकसान भी होता है, मकान वगैरह टूट जाते हैं, ज्वालामुखी फटता है तो लावा में बहुत सारी चीजें दब जाती हैं, परंतु लावा जब निकलता है तो उसके जम जाने से पठारों का निर्माण होता है, पर्वतों का निर्माण होता है। तो क्या हो गया, ये निर्माणकारी भी हो गया, है कि नहीं? और इसकी वजह से नुकसान भी होते हैं। वहीं पर आप भूकंप की बात करें, विनाशक भी होते हैं। और जब भूकंप आता है तो कई बार पृथ्वी पर कुछ दरारें पड़ जाती हैं और उन दरारों के अंदर जल भरने से झीलों का निर्माण हो जाता है। कई बार मीठे जल की धारा उन दरारों से निकल जाती है कि नहीं है? तो इस तरीके से आप कहोगे कि ये जो शक्तियां होती हैं, ये जो बल होते हैं, ये डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव दोनों ही होते हैं, विनाशक भी होते हैं और निर्माणकारी भी होते हैं। दो तरीके से हम इनको बांटते हैं, एक अंतर्जात जो पृथ्वी के अंदर से काम करते हैं और दूसरे हम कहते हैं बहिर्जात, एक्सोजेनिक बोलते हैं, और ये पृथ्वी के बाहर काम करते हैं, भूपृष्ठ के ऊपर ये कार्य करते हैं। ठीक है, भूपृष्ठ पर जो कार्य करेंगे उनमें पवन, नदी, हिमानी, सागरीय लहरें हैं और अंदर से काम करते हैं भूकंप और ज्वालामुखी। अब ये मान लो कोई एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर ये मुलायम, ये हार्ड रॉक थी और ये इसके आसपास कैसी रॉक थी, ये आपकी रॉक्स थी कैसी, तो ये सॉफ्ट रॉक थी, मुलायम चट्टाने। पवन यहां से चली और ये जो पवन जब यहां से चली तो इस पवन के द्वारा इन मुलायम रॉक्स को क्या कर दिया गया, काट दिया गया, इनका इरोजन कर दिया गया, अपर्दन कर दिया गया। और जब इनका अपर्दन हो गया तो अपर्दन होने के पश्चात, है ना, अपर्दन होने के पश्चात जो है, अपर्दन होने के पश्चात ये इस तरीके से जब बचेगा, अपर्दन के पश्चात जब ये इस तरीके से बचेगा तो इस प्रकार की जो स्थलाकृति होगी, इस प्रकार की स्थलाकृति को हम क्या कहेंगे, ऐसी स्थलाकृति को क्या कहेंगे, ऐसी स्थलाकृति को कहेंगे। यहाँ पर केवल हार्ड रॉक बच जाएगी, सॉफ्ट रॉक जो है ना, वो सॉफ्ट रॉक का क्या हो जाएगा, सॉफ्ट रॉक का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अपर्दन हो जाएगा। तो इस तरीके की जो स्थलाकृति होगी इसको ही हम इंसेलबर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसेलबर्ग बोलते हैं, इंसेलबर्ग बोला जाता है। ठीक है ना, ऐसी ही आकृति को हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं सर इंसेलबर्ग बोलते हैं। ठीक है, इंसेलबर्ग बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस हुआ, ये इरोजनिंग हुआ, है ना, ये इरोजनिंग हुआ और ये इरोजनिंग बाय विंड्स, है ना, इरोजन, इरोजनिंग प्रोसेस बाय विंड्स, इरोजनिंग बाय विंड्स। ठीक है, बाय विंड्स। ठीक है, पवनों के द्वारा क्या हो गया, पवनों के द्वारा क्या हो गया, इसमें पवनों के द्वारा इसमें अपर्दन हुआ और अपर्दन के द्वारा सॉफ्ट रॉक कट गई, हार्ड रॉक बच गई। और इसी प्रकार की स्थलाकृति ही क्या कहलाई, इसे ही कहा इंसेलबर्ग। सबको क्लियर है कि नहीं है, सबको क्लियर है कि नहीं है, जल्दी से एक बार बता दो, जल्दी से बता दो बच्चा, सबको क्लियर है कि नहीं है, बोला जल्दी बताओ, सबको क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको ना एक डायग्राम दिखाता हूँ इसका। ठीक है, एक डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किस प्रकार से दिखेगा आपको। ठीक है, देखो एक डायग्राम देखो इसका इंसेलबर्ग का, किस प्रकार से आपको इंसेलबर्ग दिखाई देगा। ठीक है, किस प्रकार का इंसेलबर्ग आपको दिखाई देगा, इसको देखो एक बार। इंसेलबर्ग आपको इस रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, ये सब, ये दोनों जो मैप हैं, ये दोनों ही मैप किसके हैं, तो ये दोनों ही डायग्राम्स हैं, ये इमेज हैं, डायग्राम्स नहीं इमेज हैं। और दोनों ही इमेज में आपको कौन दिख रहा है, तो दोनों ही इमेज में आपको दिख रहा है क्या, तो दोनों ही इमेज में आपको दिखेगा, दोनों ही इमेज में आपको दिखेगा इंसेलबर्ग। तो इस प्रकार की जो आकृतियां होती हैं यही होते हैं आपके इंसेलबर्ग, है ना, इंसेलबर्ग होते हैं, इंसेलबर्ग होते हैं, इंसेलबर्ग होते हैं। क्लियर है बात? तो ये है आपके इंसेलबर्ग। सबको क्लियर है कि नहीं बच्चा, एक बार जल्दी से बता दो, इंसेलबर्ग होते हैं। ठीक है, अब पवनों द्वारा निर्मित अन्य स्थलाकृतियां देख लेते हैं, है ना। तो पवनों के द्वारा निर्मित अन्य स्थलाकृतियां कौन कौन सी होंगी, तो पवनों द्वारा निर्मित अन्य स्थलाकृतियां ये कौन कौन सी हैं, इसको देखो। ठीक है, पवनों द्वारा निर्मित अन्य स्थलाकृतियां, पवनों द्वारा निर्मित अन्य स्थलाकृतियां, ठीक है ना, निर्मित अन्य स्थलाकृतियां, अन्य स्थलाकृतियां, स्थलाकृतियां। ठीक है, पवनों के द्वारा निर्मित अन्य जो स्थलाकृतियां हैं, उन अन्य स्थलाकृतियों को एक बार आप थोड़ा सा ध्यान दे करके और समझो। देखो, एक पवनों के द्वारा बनता है अपवाहन बेसिन बनता है, अपवाहन बेसिन बनता है, या इसको वातगर्त बोलते हैं, अपवाहन बेसिन, या इसको बोलते हैं वातगर्त बोलते हैं। ठीक है, वातगर्त बोलते हैं, वातगर्त। ठीक है, अपवाहन बेसिन या फिर इसको बोलते हैं वातगर्त। राइट, वाई स्क्रीनशॉट इज नॉट कैप्चर्ड इन एप्लीकेशन, नहीं पता है मुझे और दोबारा पूछना भी नहीं ना। डिफ्लेशन बेसिन इसको बोल देते हैं, है ना, डिफ्लेशन बेसिन, डिफ्लेशन बेसिन इसको बोलते हैं।
डिफ्लेशन बेसिन बोलते हैं, डिफ्लेशन बेसिन बोलते हैं, ठीक है। या फिर इसको और इसको क्या बोल देते हैं, इसी को बोला जाता है क्या, तो ब्लो आउट बोलते हैं ना, ब्लो आउट, ब्लो आउट बोलते हैं, ब्लो आउट बोलते हैं। और ये क्या होता है, तो अपवाहन बेसिन क्या होगा, जैसे मान लो कि जैसे मान लो कि ये कोई मरुस्थलीय क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है और यहाँ से चल रही है पवन, है ना, अरे भाई पानी दो, यहाँ से पवन चलेगी, तो पवनों के द्वारा क्या किया जाएगा, पवनों के द्वारा ये जो वायु है इस वायु को उड़ा करके और ले जाया जाएगा, और वायु जब उड़ा करके ले जाएगी तो ये फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरीके से, इस तरीके से जो बनेगा गड्ढा, इसे ही हम क्या बोलेंगे, इसे ही हम बोलेंगे क्या, तो इसे ही बोलेंगे अपवाहन बेसिन, है ना, यही होगा अपवाहन बेसिन होगा, इसे ही बोलते हैं अपवाहन बेसिन बोलते हैं, ठीक है ना, यही होगा अपवाहन बेसिन। डिफ्लेशन जो है बेसिन होगा, अपवाहन बेसिन, अपवाहन बेसिन ये होता है। क्लियर है बात, अपवाहन बेसिन इसको बोलते हैं, क्लियर है बात, तो इसको बोलते हैं अपवाहन बेसिन बोला जाएगा, ठीक है, अपवाहन बेसिन बोलेंगे। और विश्व की सबसे बड़ी अपवाहन झील, ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी अपवाहन झील, सबसे बड़ी अपवाहन झील, सबसे बड़ी अपवाहन झील, अपवाहन झील, ये अगर पूछेगा तो अपवाहन झील सबसे बड़ी आएगी, और ये आएगी कहाँ पर, लार्जेस्ट डिफ्लेशन बेसिन या डिफ्लेशन लेक, द लार्जेस्ट डिफ्लेशन लेक, लार्जेस्ट लार्जेस्ट डिफ्लेशन डिफ्लेशन लेक, है ना, ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड। और ये सबसे बड़ी आएगी ना, ये आएगी आयर लेक, है ना, आयर झील है, और ये आयर झील है, आयर लेक है। और ये जो आयर झील है ना, ये कहाँ पर है, ये ग्रेट डेजर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, है ना, ये कहाँ पर है, ग्रेट डेजर्ट, ग्रेट डेजर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया है। तो ये आपकी विश्व की सबसे बड़ी अपवाहन झील का एग्जाम्पल है। इसको एक बार जल्दी फटाफट आप इसको बना लो, इसको लिख लो, है ना। चलिए सर, सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा, यार तुम लोग ना बकवासबाजी तो बहुत ज्यादा करते हो ना, बकवासबाजी तो बहुत ज्यादा कर रहे हो। ये पहली प्रैक्टिस क्लास है और तुम पहली प्रैक्टिस क्लास में मुझे ये कह रहे हो कि सिलेबस कब कंप्लीट होगा ना, तो मैं कह देता हूँ सिलेबस पूरा, है ना, चलो सिलेबस पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, आराम से एग्जाम दो, है ना। तो तुम जो है ना अभी मेरे से कोई बात मत करो, अभी सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करो, ठीक है। अपवाहन झील दुनिया में सबसे बड़ी कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया में, और ये स्ट्रक्चर हमने देखा ये क्या होता है, इनसेलबर्ग होता है। तो इसको लिखो जल्दी से एक बार, पता नहीं, ठीक है, नहीं ब्लॉक नहीं करेगी, ये बच्चे हैं ना, ये बच्चे हैं, ठीक है, इनको ब्लॉक नहीं करेंगे, कोई बात नहीं है, चलेगा, ठीक है, चलेगा। अब चलो दूसरी बात पर आओ। अब यहां तक तो ये बात होगी, कुछ और स्थलाकृतियां भी होती हैं, और इन स्थलाकृतियों में हम छत्रक सैल या गारा, है ना, एक अन्य स्थलाकृति भी है, छत्रक सैल या छत्रक सैल को हम बोलते हैं गारा या गारा बोलते हैं, छत्रक सैल या गारा बोलते हैं। और इनको बोलते हैं मशरूम, मशरूम रॉक बोलते हैं, है ना, मशरूम रॉक बोलते हैं। तो मशरूम रॉक आपकी एक होती है छत्रक सैल, या इसको हम गारा बोलते हैं, छत्रक सैल या गारा बोलते हैं। तो छत्रक सैल या गारा एक स्थलाकृति होती है, ठीक है, गिलास दो गिलास मिलाओ, छत्रक सैल या गारा होती है, ठीक है, छत्रक सैल या गारा। तो ये छत्रक सैल क्या होते हैं अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। फिर आप देखोगे तो ज्यूजेन होता है, एक स्थलाकृति होती है ज्यूजेन होता है, एक स्थलाकृति होती है बेटा ज्यूजेन, है ना, ZUGEN, ज्यूजेन इसको लिखते हैं, ज्यूजेन होता है। फिर अगर ज्यूजेन के बाद में अगर आप देखोगे तो एक ड्राई कांटर होता है, ड्राई कांटर होता है, एक होता है ड्राई कांटर, ड्राई कांटर होता है, ड्राई कांटर होता है, ठीक है, ड्राई कांटर होता है, ड्राई कांटर होता है, DREI, ड्राई कांटर होता है, ठीक है ना, ड्राई कांटर होता है। एक ये भी जो है पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति होती है। एक यारडांग होता है, यारडांग होता है, एक यारडांग होता है, एक यारडांग होता है, ठीक है, यारडांग, राइट, एक यारडांग होता है, एक यारडांग होती है, ये भी एक स्ट्रक्चर होता है। यारडांग के अलावा अगर और चलोगे तो एक और आपका होता है जिसको बोलते हैं प्लाया, प्लाया झील एक प्रकार की होती है ना, मैं इनके स्ट्रक्चर दिखाऊंगा ना। प्लाया होता है, एक प्लाया होता है,
देखो मैं आपको बताऊं कि महत्वपूर्ण चीज ये है इसमें टॉपिक के अंदर कि कौन पवन के द्वारा निर्मित है, कौन पवन के द्वारा निर्मित नहीं है। एक पेडिमांट होता है, पेडिमांट होता है, पेडिमांट का पठार या पेडिमांट का पठार होता है, पेडिमांट होता है, अंग्रेजी में पेडिमांट ही बोलते हैं, पेडिमांट बोलते हैं, पेडिमांट होता है। पेडिमांट के अलावा, पेडिमांट के अलावा एक और आपका होता है और इसको बोलते हैं सैंड ड्यून्स, बालू का स्तूप होते हैं, सैंड ड्यून्स होते हैं, बालू का स्तूप होते हैं, बालू का स्तूप। और बेटा बालू का स्तूप जो होते हैं, सैंड ड्यून्स जो होते हैं, सैंड ड्यून्स जो होते हैं, इन सैंड ड्यून्स के अंदर एक बालू का स्तूप बड़ा विशेष रूप का होता है और उस विशेष बालू का स्तूप को हम बरखान बोलते हैं, बरखान बोलते हैं ना, बरखान बोलते हैं इसको, ठीक है। एक बालू का स्तूप है और इसको हम बरखान बोलते हैं, ठीक है, बरखान बोलते हैं, बरखान्स बोलते हैं, एक बरखान होता है, ठीक है, बरखान होता है। तो ये भी एक स्ट्रक्चर है। और एक जो है होते हैं आपके लोयस, है ना, लोयस होते हैं, लोयस होते हैं, है ना, लोयस होते हैं, एक लोयस होता है। लोयस प्लेटू कहाँ पर है? चीन में है। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है ना, निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां होती हैं, ठीक है। तो एक काम करो, आप एक बार इसको लिखो, इन सब को लिखो, पवन निर्मित स्थलाकृतियां, पवनों द्वारा निर्मित अन्य स्थलाकृतियां, ये सब नाम आप एक बार लिख दो, जल्दी लिख दो। इसको लिखो जल्दी से। पीडीएफ से नहीं लिखना है, आप अभी लिखो इसमें, है ना, आप अभी इसमें लिखो, ठीक है। बाद बाद का कोई चक्कर नहीं है ना, अभी लिखो आप मेरे साथ में। नहीं ना ऐसे काम चलेगा, नहीं ना काम चलेगा ऐसे, जल्दी से लिखो अभी इसको। हो गया? चलो अब देखो तुम लोग थोड़ा सा ध्यान दो, एक और डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ, पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में एक और मैं डायग्राम आपको दिखाता हूँ, ठीक है। एक और मैं डायग्राम आपको दिखाता हूँ पवन निर्मित स्थलाकृतियों में। हाँ ये आ गया, ये आ गया, इसको देखो एक बार। पवन निर्मित स्थलाकृतियों में कौन कौन सी हैं, एक बार इनको देखो यहां से, आप थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करो, ये कौन कौन सी हैं? देखो भाई ध्यान दो एक बार, ये स्थलाकृतियां देखो, है ना, देखो, है ना, देखो ये जियोजेन है ना, ये जियोजेन होते हैं, है ना। देखो यहाँ पर कैसी रोक है, हार्ड रोक है, सॉफ्ट रोक है, हार्ड रोक है, सॉफ्ट रोक है, ठीक है। तो इस तरीके से जो दिखेगा ये कैसा दिखता है, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं जूजेन बोलते हैं, है ना, जूजेन बोलते हैं, जूजेन बोलते हैं। ये यारडांग है ना, ऐसे यारडांग आपको ऐसे दिखाई देते हैं, यारडांग दिखते हैं, ठीक है ना, यारडांग दिखते हैं, यारडांग देखो इस तरीके से दिखते हैं, शीर्ष के रूप में दिखते हैं। ऐसी ऐसी छिद्र होते हैं, ऐसी चट्टानें होती हैं जिनमें मुलायम मुलायम जो स्थान होते हैं, जहाँ मुलायम मुलायम चट्टानें होती है, मुलायम पदार्थ जब चट्टान मुलायम मुलायम कट जाता है, हार्ड हार्ड बच जाता है, जाली नुमा स्ट्रक्चर बन जाते हैं, है ना। ये तिपहिया
पहल जिसमें 3 फलक होते हैं ना, तो ट्राईफेस जो रोक्स होती हैं, ये मशरूम रोक होती है। मशरूम रोक इसको बोलते हैं, मशरूम रोक्स होती है, मशरूम रोक्स होती है ना, ये मशरूम रोक्स होती हैं। तो इस तरीके से आपकी स्थलाकृतियां होंगी, है ना। देखो, ये स्थलाकृतियों का निर्माण 2 प्रकार से होगा। और बेटा 2 प्रकार से स्थलाकृतियां कैसे बनेंगी? एक तो जो टोपोग्राफीज है ना, टोपोग्राफीज हैं, ये टोपोग्राफीज एक तो कैसे बनती हैं? तो टोपोग्राफीज है ना, या स्थलाकृतियां, ये स्थलाकृतियां 2 प्रकार से बन सकती हैं। 2 स्थलाकृतियां 2 प्रकार से बन सकती हैं। एक तो स्थलाकृतियों का निर्माण हो सकता है कैसे? एक तो हो सकता है अपर्दन द्वारा, एक तो अपर्दन से बनती है, अपर्दन द्वारा बनती है, बाय द इरोजनिंग प्रोसेस, है ना, अपर्दन प्रक्रिया द्वारा, बाय द इरोजनिंग प्रोसेस, बाय द इरोजनिंग प्रोसेस, इरोजनिंग प्रोसेस, है ना। एक तो बनती है इरोजनिंग प्रोसेस से, एक तो इरोजनिंग प्रोसेस से, और एक दूसरी बनती है कैसे? एक बनती है निक्षेपण द्वारा, है ना, निक्षेपण द्वारा, निक्षेपण द्वारा, ठीक है, निक्षेपण द्वारा बनती है, ठीक है, निक्षेपण द्वारा बनती है। निक्षेपण का मतलब जमाव द्वारा ना, तो निक्षेपण मतलब जमाव द्वारा बनती है। अब आप इसमें ना एक बार एक चीज पर जाओ, देखो, कोई भी जो बहिर्जात शक्ति है उसके 3 कार्य होते हैं। जो बहिर्जात शक्ति होती है उसके 3 कार्य होते हैं, ठीक है। बहिर्जात शक्ति के कार्य, बहिर्जात शक्ति के जो कार्य होते हैं वो कार्य क्या क्या होते हैं? देखो, 3 कार्य होते हैं। इन 3 कार्यों में एक काम होता है, सबसे पहला एक काम होता है उस शक्ति के द्वारा किया जाता है अपर्दन, है ना, उसके द्वारा किया जाएगा अपर्दन, ठीक है। दूसरा उसके द्वारा किया जाता है परिवहन, परिवहन किया जाता है, परिवहन, परिवहन किया जाता है। और तीसरा एक कार्य होता है, और ये तीसरा जो कार्य होता है बच्चा, वो तीसरा कार्य होता है निक्षेपित कर देना, जमाव कर देना, ठीक है ना, निक्षेपण कर देना, ठीक है, निक्षेपित कर देना। देखो 3 कार्य होंगे, और एक काम तो होगा इरोजन, इरोजनिंग होगा, इरोजनिंग होगा, सबसे पहला कटाव करना, ठीक है। जैसे बहिर्जात शक्ति है ना, एक्सोजेनेसिक फोर्स है, और एक्सोजेनेसिक फोर्स में मान लो कि एक फोर्स है जिसको हम ले रहे हैं, नदी ले रहे हैं ना, बहता हुआ जल ले रहे हैं, या फिर मान लो कि ये मान लो कि पवन ले रहे हैं, जो वायु आपकी बह रही है, या फिर मान लो कि हो सकता है कि क्या होगा कि जैसे आपकी सागर की लहरें हैं वो चलकर आ रही हैं, कोस्ट से आकर के टकरा रही हैं, ठीक है। और या फिर मान लो कि कोई हिमनद है, ग्लेशियर है, तो ग्लेशियर आगे चल रहा है, बहती हुई जो हवा होती है उसको हम ग्लेशियर कहते हैं, या फिर ग्लेशियर, कोई भी एक शक्ति ले लो, पवन ले लेते हैं, या फिर नदी ले लेते हैं। नदी सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। अब जब कोई नदी बहेगी, आप एक बात को लॉजिकली समझने की कोशिश करना, जब कोई नदी बहेगी 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 बहेगी, तो जब कोई नदी प्रवाहित होगी तो वो 3 काम करेगी। एक काम होगा कि नदी जिस सतह के ऊपर बह रही है उस सतह का कटाव करेगी, इसलिए इसके लिए हम कहेंगे कि साहब वो बहिर्जात शक्ति एक काम करती है, इरोजनिंग का काम करती है, इरोजन करती है। बिल्कुल सही बात है साहब, इरोजनिंग करती है। दूसरा एक कार्य क्या होगा सब? दूसरा कार्य ये होगा कि इरोजन के अलावा वो करेगी परिवहन, ट्रांसपोर्ट करेगी, है ना, वो क्या करेगी? ट्रांसपोर्ट करेगी, ट्रांसपोर्ट का काम करेगी। मतलब जब इरोजन करेगी, कटाव करेगी, तो कटाव के बाद जो भी पदार्थ बनेगा वो, हाँ, जो कटाव करेगी, नहीं, अपक्षय दूसरी प्रोसेस, अपक्षय के ऊपर मैं आ जाऊंगा, है ना, अपक्षय पर मैं आऊंगा। अपक्षय अलग चीज है ना, इरोजनिंग नहीं, इरोजनिंग अलग चीज है, अपक्षय अलग चीज है, ठीक है। तो वेदरिंग जो एलिमेंट होते हैं उनके द्वारा होते हैं, बताऊंगा, उसके ऊपर बात करूंगा मैं, अभी उस पर प्लीज आप मत जाओ, ठीक है। तो दूसरी अगर बात करते हैं तो एक वो करेगी निक्षेपण का काम करेगी ना, डिपोजिशन करेगी, डिपोजिशन, ठीक है ना, डिपोजिशन, डिपोजिशन करेगी, डिपोजिशनिंग करेगी, डिपोजिशनिंग करेगी, है ना, निक्षेपण करेगी, जमाव करेगी ना। तो एक डिपोजिशनिंग करेगी निक्षेपण द्वारा, है ना। तो अब देखो, जब अपर्दन करेगी, कटाव करेगी, तो किसी न किसी स्थलाकृति का निर्माण हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अगर बात करें तो यहाँ आसपास जो मुलायम चट्टान थी, जब मुलायम चट्टानों का कटाव हुआ, जब इन मुलायम चट्टानों का कटाव हुआ, तो बताओ एक स्थलाकृति बनी जिसको आपने क्या कहा बेटा? ये क्या कहा बच्चा? तो इसको आपने कहा मशरूम रोक कहा। तो मशरूम रोक नाम की स्थलाकृति जो थी वो बताओ किसके द्वारा बनी? तो वो किसके द्वारा बनी है? तो वो बनी किसके द्वारा? मशरूम रोक अपर्दन के द्वारा। तो एक बात तो ये हो गया, है ना, एक बात तो ये होगी। परिवहन के द्वारा स्थलाकृति का निर्माण कोई नहीं होगा, विशेष स्थलाकृति। एक फिर मान लिया कि निक्षेपण। निक्षेपण क्या हुआ?
निक्षेपण क्या हुआ? निक्षेपण मतलब हो गया जमाव। जैसे मान लो कि मैं आपको बताऊं कि एक स्थलाकृति हमने पीछे लिखी है बच्चा, और एक लिखा है लोयस, और एक और टोपोग्राफी लिखी है, और ये जो लिखी है ना, ये कौन सी लिखी है? बालू का स्तूप या फिर बरखान। तो ये जो स्थलाकृतियां है ना, ये स्थलाकृतियां कैसी हैं? ये निक्षेपणात्मक है ना। ये कैसी है? निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां हैं, ठीक है। डिपोजिशनिंग प्रोसेस से बनी है, तो ये कैसी है? निक्षेपणात्मक है, निक्षेपणात्मक है। तो ये निक्षेपण द्वारा बनी है, डिपोजिशन द्वारा बनी है। और बाकी जो स्थलाकृतियां आप देख रहे हैं, चाहे अपवाह बेसिन हो, चाहे छत्रक शैल हो, जुजेन हो, इनसेलबर्ग हो, या फिर ड्राई कांटर हो, या फिर यारडांग हो, या प्लाया हो, या पिडमांट हो, तो बाकी जो जितनी भी है ना, वो सब किसके द्वारा बनी है? अपर्दन के द्वारा। और ये दोनों किसके द्वारा बनी है? तो ये बनी है किसके द्वारा? तो ये बनी है निक्षेपण के द्वारा, डिपोजिशनिंग के द्वारा बनी है, ठीक है ना। डिपोजिशनिंग के द्वारा बनी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दो तरीके से प्रश्न आ सकता है। एक तो प्रश्न ये आ सकता है, एक तो प्रश्न आपका ये आ सकता है कि निम्न में से कौन सी पवन के द्वारा निर्मित है या नहीं है ना, कौन सी पवन के द्वारा निर्मित है या नहीं है। और एक दूसरा ये आ सकता है कि पवन द्वारा निर्मित निम्न स्थलाकृतियों में किसका या कौन सी स्थलाकृति ऐसी है जो निक्षेपण से बनी है, अपर्दन से नहीं, जो निक्षेपण से बनी है। ये अपर्दनात्मक है, और ये लोयस बालू का स्तूप और बरखान क्या है? निक्षेपणात्मक है, डिपोजिशनिंग के द्वारा बनी है। अब इनके अंदर मैं दो विशेष प्रकार की बात आपको बता देता हूं, एक लोयस और एक बालू का स्तूप, और एक कौन बता देता हूं? बरखान, ठीक है। तो लोयस एक बार बता देता हूं, जो बारीक बारीक जो जमाव होता है रेत का, जो रेत का सबसे बारीक जमाव होता है, तो उन रेत का जो बारीक देखो, निक्षेपण द्वारा कौन बनेगा? तो निक्षेपण द्वारा स्थलाकृति बनेगी आपकी, एक बनेगी लोयस बनेगी, है ना, लोयस बनेगी, ठीक है, लोयस बनेगा, लोयस हो जाएगा। एक होगा आपका सैंड ड्यून्स, बालू का स्तूप होगा, बालू का स्तूप। बालू का स्तूप कई प्रकार के होते हैं, और उन बालू का स्तूपों में एक स्तूप आपका होता है सैंड ड्यून होता है, और एक सैंड ड्यून होता है, कौन सा? है ना, सैंड ड्यून्स होते हैं। और इन सैंड ड्यून्स में एक बालू का स्तूप होता है, और एक बालू का स्तूप कौन सा होता है आपका? वो होता है जिसको बोलते हैं कौन सा? जिसको बोलते हैं बरखान बोलते हैं ना। तो बालू का स्तूपों में एक बरखान होता है, एक बरखान होता है। अब बच्चे एक बार लोयस पर और बरखान पर बात कर लेते हैं, ठीक है। लोयस और बरखान को थोड़ा सा एक बार देख लो। देखो, अगर हम लोयस की बात करें, तो लोयस की अगर बात करोगे तो आपका लोयस क्या आएगा? तो अत्यधिक बारीक, अत्यधिक बारीक जो अत्यधिक बारीक जो रेत होती है, अत्यधिक बारीक रेत का जो जमाव होता है, वो अत्यधिक बारीक रेत का जमाव, ठीक है, जमाव होता है, अत्यधिक बारीक रेत का जमाव होता है, ठीक है। तो फाइन सैंड, ये क्या कहोगे आप इसको? डिपोजिशन ऑफ फाइन सैंड, है ना, सैंड, ठीक है। तो जो फाइन सैंड होती है, सबसे बारीक जो रेत होती है, उसका जमाव होता है। लोयस जो पठार है, लोयस पठार है ना, तो लोयस जो पठार है, वो लोयस प्लेटू कहां पर है? लोयस पठार कहां पर है? तो लोयस पठार या लोयस स्थलाकृति आपकी कहां पर देखने को मिलती है? तो लोयस जो मिलेगी, ये कहां पर आपको मिलेगा? तो ये मिलेगा चीन में, है ना, चाइना में मिलेगा, ठीक है, और चाइना में मिलेगा। और लोयस जो है ना, इस लोयस क्षेत्र से एक नदी बहती है, और ये नदी है हांग हो नदी, हाँ ठीक है, हांग हो नदी प्रवाहित होती है ना, हांग हो नदी प्रवाहित होती है इस लोयस के पठार से, ठीक है ना। लोयस के पठार से एक नदी प्रवाहित होती है, और ये होती है कौन सी? हांग हो रिवर होती है, ठीक है, हांग हो रिवर। बहुत बारीक बारीक रेत का जमाव होता है, क्योंकि जब पवनें चलती हैं, जब किसी मरुस्थलीय क्षेत्र से जब पवनें चलती हैं, देखो ये मान लो कोई धरातल के ऊपर ये जो है, ये रेत का जमाव है, ठीक है ना, ये कोई मरुस्थल है, ये कोई मरुस्थल है, ये मरुस्थल है, तो मरुस्थल आएगा, ये कोई डेजर्ट है, और इस मरुस्थलीय क्षेत्र से डेजर्ट जो है, इस डेजर्ट से कोई ना कोई क्या बह रही है? कोई ना कोई पवन बह रही है ना, विंड्स ऐसे बह रही है। अब ये जो विंड ऐसे चलेगी, तो ये विंड क्या करेगी? ये विंड क्या करेगी कि बालू के कणों को उठाएगी, और बालू के कणों को उठा करके और आगे ले जाएगी, और बड़े बड़े जो कण होंगे ना, उन बड़े बड़े कणों को तो क्या कर देगी? यहाँ पर जमा कर देगी ना, बड़े बड़े जो कण होंगे आगे जाएगी, आगे जा करके थोड़े और छोटे कण आ जाएंगे, ठीक है ना, ये थोड़े छोटे कण आ जाएंगे, और सबसे लास्ट में जा करके ये पवने, सबसे लास्ट में जा करके और बहुत ही बारीक बारीक कणों का क्या कर देगी? जमाव। और जो ये बारीक बारीक कणों का जमा होगा ना, आगे जा करके ये बारीक बारीक कणों के जमाव वाला जो क्षेत्र होगा, इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को हम लोयस बोलेंगे। और लोयस जो स्थलाकृति मिलती है, लोयस का पठार
जहां पर बहुत बारीक बारीक मिट्टी का जमाव मिलता है या बहुत बारीक रेत का जो जमाव मिलता है, वो लोएस का पठार कहाँ पर है? चीन के अंदर है। और इस लोएस क्षेत्र से जो नदी बहती है, उस नदी का नाम क्या है? तो उस नदी का नाम है कौन सी बच्चा? तो उस नदी का नाम है कौन सी? उसका नाम है हांगहो नदी। ठीक है ना, वो हांगहो नदी है आपकी, हांगहो नदी बहती है। ठीक है, हांगहो नदी बहती है। क्लियर है बात? ये हांगहो नदी बहती है। ठीक है, ये हांगहो नदी बहती है। ठीक है, चलो अब मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, हांगहो रिवर का डायग्राम दिखा देता हूँ, ताकि आपको और बढ़िया तरीके से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो येलो रिवर, भाई ये तुम्हारा काम नहीं करता है ना ये, अच्छा ये है येलो रिवर। येलो रिवर, येलो रिवर इन चाइना। ठीक है, ये लो जी, ये एक बार आप देख लो, ये मैप देख लो, येलो रिवर इन चाइना। ठीक है, ये मैप देख लो, ये देखो ये लोएस्ट क्षेत्र, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो भाई, ये देखो, ये है ना, ये देखो, ये वाला देख लो एक बार, इसको ठीक से देख लो। आपको आ, ये देखो, ये देखो पीली पीली दिख रही है ना, पीला, ये पीला क्यों होगा? देखो ये लोएस है, ये लोएस, बहुत बारीक रेत का जमाव है, बहुत बारीक बारीक रेत का जमाव ये है। अरे इंसेलबर्ग होते हैं, ये पत्थर होते हैं, आइसबर्ग होते हैं, बर्फ के टुकड़े होते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, इतना अंग्रेजी लगा रहे हो, क्या बकवास कर रखी है, कोई प्रश्न है क्या कोई? आइसबर्ग तो पता नहीं है बर्फ क्या होती है, देखो ये है ना, इस तरीके की स्थलाकृति आपको देखने को मिलती है, इस तरीके की स्थलाकृति आपको देखने को मिलेगी। ठीक है ना, इस तरीके की आपको मिलेगी। ये जिस पठारी क्षेत्र से बहती है, उस पठारी क्षेत्र की अगर बात करें तो उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं कौन सा? लोएस का पठार। और लोएस जो मिट्टी होती है ना पीले पीले रंग की, जो सैंड होती है, बारीक बारीक सैंड होती है, उस सैंड के मिल जाने से, और जो है येलो रिवर इन लोयस, है ना, इन लोयस, इन लोयस देख लो आप एक बार, ताकि कॉन्सेप्ट एक बार दिमाग में बैठ जाए तो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है ना, इन लोयस, चलो ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको ना, सबको पल्ले पड़ गया होगा ये कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो ये बात होगी भाई तुम्हारी, इन स्थलाकृतियों को थोड़ा ध्यान रखना, लोएस को। अब इसके अलावा और देखो, एक होते हैं आपके बरखान। ठीक है, एक होते हैं बरखान, ये बरखान होते हैं, और ये भी एक सैंड ड्यून्स है ना, ए टाइप ऑफ सैंड ड्यून, ए टाइप ऑफ सैंड ड्यून है, ए टाइप ऑफ सैंड ड्यून। ठीक है, सैंड ड्यून एक बालू का एक सैंड ड्यून। ठीक है, और बरखान जो है ना, एक बालू का स्तूप का प्रकार है, बालू का स्तूप का एक प्रकार है, बालू का स्तूप का एक प्रकार है, स्तूप का एक प्रकार है, राइट, एक प्रकार है, बालू का स्तूप का एक प्रकार है सैंड ड्यून। क्लियर है? क्लियर है? अब देखो इसमें कैसे स्ट्रक्चर होता है, तो ये स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, और ये जो है ऐसा स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ से जो है, यहाँ से आपकी पवन इस तरीके से चलती है, इस तरीके से पवन आती है, ये डायरेक्शन ऑफ विंड है ना, डायरेक्शन ऑफ विंड है, डायरेक्शन ऑफ विंड है, राइट, डायरेक्शन ऑफ विंड है। क्लियर है बात? ऐसे पवन चलती है, और इसके अंदर ना इस तरीके से पवन चलती है, इस तरीके से पवन चलती है। इसमें ना एक ये जो होता है ये उत्तल होता है, कॉन्वेक्स होता है, ये कॉन्वेक्स ढाल होता है ना, कॉन्वेक्स उत्तल ढाल होता है, कॉन्वेक्स स्लोप होता है, कॉन्वेक्स स्लोप होता है, कॉन्वेक्स स्लोप ना, स्लोप होता है। और ये जो होता है ना, वो कॉनकेव होता है, कॉनकेव स्लोप होता है, कॉनकेव स्लोप होता है, कॉनकेव स्लोप होता है ना, अवतल ढाल होता है इस तरफ, अवतल ढाल होता है। ठीक है, अवतल ढाल होता है। ठीक है, अवतल ढाल होता है। क्लियर है बात? ये अवतल ढाल होता है, अवतल ढाल होता है। चलो ये होता है इस तरीके से, ऐसा होता है। ठीक है, सी टाइप से होता है ये। और अगर बरखान को आप देखो तो ये थार डेजर्ट में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, थार डेजर्ट में बहुत दिखेंगे। तो ये है बरखान, बरखान्स। ठीक है, ये बरखान्स होते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा एक बार, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है बरखान, ऐसे दिखते हैं आपको, ये ऐसे दिखते हैं, ये इस तरीके के होते हैं। ठीक है ना, ऐसे ऐसे आपको दिखाई देते हैं, ये देख रहे हो, ये देखो ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है बरखान, इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है, ऐसे होते हैं। ठीक है ना,
मैं कौन सी अदा बिखेर रहा हूँ भाई तुम्हारे आगे, ये बताओ है। ये लो, ये ऐसे होते हैं, ऐसे इस टाइप के होते हैं, ठीक है बच्चा, ऐसे होते हैं, ठीक है, ऐसे होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं बरखान्स के, राइट। तो आप ना मेरे साथ चलना राजस्थान, फिर मैं आपको घुमा दूंगा, ठीक है, फिर मैं आपको घुमा दूंगा बरखान्स के अंदर, आपको ले जा करके वहाँ छोड़ देंगे, ठीक है, और फिर तुम लोग ढूंढते रहना, है कि नहीं। रास्ता नहीं मिलेगा। मेरे मामा एक बार ट्रेनिंग कर रहे थे आर्मी में, यहाँ पर, यहीं पर बीकानेर में, और वो घूमते घूमते पाकिस्तान में चले गए थे, आर्मी में थे वो, और उस ईएमई के अंदर कुछ था, और उनको जो है एक्सरसाइज होती है ना, एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज, उसमें उन्होंने बताया कि मुझे सुबह 4-5 बजे जो सेना का एक कोई जो उनके साथ के थे ट्रेनिंग करवा रहे थे, वो ले जा करके 70-80 किलोमीटर दूर छोड़ ही आए, है ना, एक जगह के ऊपर, और कहा कि वहां पर कोई रडार वगैरह लगा हुआ है, और उसको जो है ना ठीक करके फिर आना है, ये ट्रेनिंग थी उनकी, और उनकी ट्रेनिंग थी, और वो उनको जो है मामा को छोड़ करके और वो वहां पर आ गए। अब चूंकि चारों तरफ बालू ही बालू है, कुछ है ही नहीं, दिखता ही नहीं है, और वो भटकते 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 कहां पर चले गए, पाकिस्तान में, उनको नहीं पता था मैं पाकिस्तान में हूँ। अब वो शाम, दोपहर हो गई, शाम होती आ गई, और शाम होते होते, और अब पानी जो था वो खत्म हो गया, खाना था नहीं, तो उन्होंने, वो बता रहे थे मुझे, एक दिन हम सफर कर रहे थे मामा और मैं, तो बता रहे थे, फिर कह रहे हैं कि वो जो है ना, वो एक स्थान पर पहुंचे, एक जगह पर एक झोपड़ी दिखी उसको, वहां पर एक महिला थी और 1-2 बच्चे थे वहां पर उसके। तो मामा वहां पर गए और जा करके उस महिला को कहा कि भाई कुछ खाने के लिए है तो कुछ खाना दे दो, और कुछ जो है पानी दे दो पीने के लिए। तो उस महिला ने जो है प्याज और रोटी, रोटी दे दी और प्याज दे दी और पानी दे दिया। मामा ने पानी पिया और रोटी खाई, और खा करके जब वो आगे चले, तो उन्होंने देखा कि यार सामने 50 मीटर कुछ ही दूरी पर, थोड़ी सी 200-300 मीटर के ऊपर भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री आ गई, और पता चला कि उस तरफ है भारत, तो इस तरफ तो मैं पाकिस्तान में खड़ा हूं। तो मेरे मामा कह रहे हैं मुझे पसीने आ गए, और पैर आगे नहीं रखा गया, पैर आगे नहीं रखा गया कि यार मैं पाकिस्तान में खड़ा हूं, मैं रोटी खा के आ गया पाकिस्तान के अंदर। और फिर कह रहे हैं मैं दौड़ करके जल्दी से गया, बॉर्डर क्रॉस किया, इंडिया में आया, और फिर वहां पर हाईवे पकड़ा, हाईवे पर जाकर कहीं पर पहुंचकर फोन किया कि ऐसे ऐसे पाकिस्तान पहुंच गया था, लेकिन अभी फिलहाल मैं आ गया हूँ वापस, और जो है अभी ठीक है, अब मैं वापस आ रहा हूँ अपने कैंप। और फिर जा करके वो अपने जो है लोकेशन पर पहुंचे। तो वो याद करके मुझे बता रहे थे कि यार एक बार तो मैं ऐसे ऐसे पाकिस्तान में ना रोटी खा के आया था, ठीक है। तो इस तरीके की घटनाएं भी हो जाती हैं ना, तो तुम्हारे काम आएंगी ये बातें, ठीक है, याद रखना। तो ये बालू का स्तूप जो है थार मरुस्थल में इस तरीके की स्थलाकृतियां जो है मिलती है ना। हाँ, फिल्म नहीं बननी चाहिए, हम, मैंने बात की थी मामा, आप जो है ना इसके ऊपर एक वो बायोग्राफी में आपकी बनाना चाह रहा हूँ। तो आप ना मुझे आर्मी के वो बताओ, 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था, तो उसमें बता रहे थे कि यूपी का एक जवान था हमारे साथ, तो हम उसको बार बार कह रहे थे भाई बहुत ज्यादा गोलीबारी हो रही है, बहुत ज्यादा, प्लीज बाहर मत जा, प्लीज बाहर मत जा। और वो कह रहे थे कि हमारे सामने जो बाहर निकल के चला गया, मतलब थोड़ा जोश जोश में होता है भाई, जवान होते हैं तो जोश तो उनमें होता ही है, ठीक है ना। तो वो बाहर गया, और एक बम आकर के गिरा, और पूरा कह रहे चिथरा चिथरा उसका उड़ गया, एक एक हिस्सा, और बोला कि मैं खुद अपने हाथों से उसको उठा के लाया फिर बाद में। तो बहुत मतलब, सर आप कभी आर्मी जॉब के लिए अप्लाई नहीं किए है ना, मेरा दुर्भाग्य है ना, मैं, मेरा दुर्भाग्य कि मैंने कभी आर्मी की तरफ जाने का नहीं सोचा, मुझे जरूर सोचना चाहिए था ना। और कम से कम ना मुझे तैयारी जरूर करनी चाहिए थी, मैं नौकरी लगता है नहीं लगता, लेकिन तैयारी करनी चाहिए थी आर्मी के लिए। आर्मी तो आर्मी होती है ना। आर्मी तो भाई आर्मी ही होती है, आर्मी की होड़ थोड़ी हो सकती है। आर्मी का मतलब नेवी एयरफोर्स भी उसमें आ गई, डिफेंस जो ये मिलिट्री, ये तीन है ना, तीन डिफेंस फोर्सेज है ना, मतलब सभी ही बहुत अच्छी हैं, सारे ही जवान वो होते हैं, लेकिन फिर भी ये थोड़े ज्यादा स्ट्रांग होते हैं ना, ये थोड़े ज्यादा होते हैं, ठीक है ना, ये थोड़े ज्यादा होते हैं भाई, दबंग होते हैं ये सब, ठीक है, दबंग टाइप के होते हैं आर्मी वाले। देखो, तो ये ना पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में इंसेलबर्ग, और इसके अलावा कुछ अन्य स्थलाकृतियां ये थी, ये मैंने आपको बता दी हैं। अब चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अब अगले प्रश्न पर हम चलें, तो बेटा अगले प्रश्न पर चलोगे आप, तो मैंने ये फोर्स वगैरह सब बता दिए हैं। एक संकरी, एक संकरी है ना, एक संकरी, गहरी तथा तीव्र ढाल युक्त किनारों वाली नदी घाटी को किस नाम से जानते हैं? बाई वॉट नेम इज रिवर, रिवर वैली with narrow, deep, and steeply sloping banks known? Bluff, canyon, rift valley, all of these.
जल्दी बताओ इसको क्या बोलते हैं, है ना? तो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कि क्या होगी इसमें, है ना? तो आर्मी वाले तो रोजाना ही यमराज से पंजा लड़ाते हैं ना। आर्मी वालों की बात ही अलग है। मौत ऐसे लेके, जीवन को ऐसे हाथ पे लेके घूमते हैं ये लोग, है ना? कोई वैल्यू नहीं है जीवन के आर्मी वालों के सामने। वही उनका रुतबा, उनका जोश ही इतना होता है, वो कुछ भी सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए रेडी रहते हैं ना। तो आर्मी वालों की बात मत करो। ठीक है, आर्मी वाले ही होते हैं। देखो, कैनियन बोलते हैं ना, तो गहरी जो गहरी घाटी होती है नदी द्वारा, तो नदी जो है ना, नदी नदी की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठीक है? नदी जो होती है, नदी की अवस्थाएं, नदी की अवस्थाएं। और बच्चे, अगर नदी की अवस्थाओं की अगर हम बात करें, तो नदी की अवस्थाओं की जब आप बात करोगे, तो नदी की अवस्थाओं में जो है आप देखोगे, तो एक चीज समझ में आएगी आपको नदी की अवस्थाओं में, कि नदी की जो अवस्थाएं होती हैं, तीन अवस्थाएं होती हैं नदी की, ठीक है? और तीन अवस्थाओं में एक होती है युवावस्था, युवावस्था होती है, ठीक है? युवावस्था होती है, मतलब यूथफुल स्टेज होती है, यूथफुल स्टेज होती है, यूथफुल स्टेज होती है, यूथफुल स्टेज होती है, ठीक है? यूथफुल स्टेज है ना, स्टेज ऑफ रिवर्स, ठीक है? स्टेज ऑफ रिवर्स, क्लियर है बात? और इसमें दूसरी जो होती है, वो दूसरी होती है प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था होती है, प्रौढ़ावस्था होती है, ठीक है? मैच्योर स्टेज होती है ना, मैच्योर स्टेज होती है, ठीक है? मैच्योर स्टेज होती है, ठीक है? ठीक है, मैच्योर स्टेज होती है, मैच्योर स्टेज होती है, ठीक है? और फिर अगर आप देखोगे, तो एक होती है आपकी आ, वृद्ध अवस्था होती है, वृद्धावस्था, 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 यानी कि इसको हम बोलते हैं ओल्ड स्टेज बोलते हैं, है ना? ओल्ड स्टेज बोलते हैं। बेटा, तीन स्टेज नदी की होती है, नदी भी वही तीन काम करती है, और इसके कार्य जो होते हैं ना, वो कार्य क्या होंगे, वर्क या फंक्शन क्या होंगे, ये क्या क्या करती है नदी? तो नदी क्या क्या कार्य करती है बताओ? तो नदी कार्य करती है आपकी, एक करती है अपर्दन, इरोजनिंग करती है। एक आपका दूसरा कार्य क्या करेगी? दूसरा कार्य करेगी परिवहन, अपर्दन के माध्यम से जो अवसाद प्राप्त होगा उसको आगे लेकर चलेगी सेडिमेंट को। और एक कार्य होता है निक्षेपण, किसी स्थान पर ले जाकर के उसका क्या कर देती है, जमाव कर देती है। एक कार्य होता है निक्षेपण, ठीक है? निक्षेपण होता है। तीन कार्य नदी के होते हैं, राइट? तीन कार्य नदी के होते हैं, एक युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। तीन अवस्थाओं से गुजरते हुए नदी तीन प्रकार के कार्य करती है, अपर्दन करती है, परिवहन करती है, मतलब इरोजनिंग करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, और एक डिपोजिशन करती है, ठीक है ना? चलिए, ठीक है, ये तीन अवस्थाएं होती हैं। और जब यूथफुल स्टेज में होती है, तो ये माउंटेन्स में होती है ना, पर्वतों में होती है, पर्वतों में होती है, ठीक है? पर्वतों में होती है। इस अवस्था में नदी कहाँ पर होती है? पर्वतों में होती है ना? माउंटेन्स में होती है, ठीक है? माउंटेन्स में होती है, माउंटेन्स में होती है, राइट? और इस समय पर क्या करती है, ये लंबवत अपर्दन बहुत ज्यादा करती है ना, ये अत्यधिक लंबवत अपर्दन करती है। तो इस अवस्था में क्या करेगी? इस अवस्था में लंबवत अपर्दन अधिक करती है, वर्टिकल इरोजनिंग अधिक करती है, ठीक है ना? लंबवत अपर्दन करती है, क्लियर बात है? लंबवत अपर्दन मतलब ऐसे काटती है, ऐसे ऐसे करती है, ठीक है? इस तरीके से अपर्दन करती है, ठीक है? तो वर्टिकल इरोजनिंग करती है, ठीक है? सबसे अधिक करती है, सर्वाधिक करती है। तो सर्वाधिक कौन सा अपर्दन करेगी? ये लंबवत अपर्दन करेगी। तो आप कहोगे बेटा इसमें कि मैक्सिमम वर्टिकल, मैक्सिमम वर्टिकल इरोजनिंग, वर्टिकल इरोजनिंग करेगी, ठीक है ना? मैक्सिमम वर्टिकल वो करेगी, ठीक है? तो ये ध्यान रखना, सबसे ज्यादा लंबवत अपर्दन करेगी। और बच्चा जब लंबवत अपर्दन करेगी ना, तो इसी अवस्था के अंदर वी आकार की घाटी का निर्माण होगा, वी आकार की घाटी का विकास होगा, वी शेप वैली बनेगी, वी शेप वैली बनेगी, वी शेप वैली बनेगी, वी शेप वैली, ठीक है? वी शेप वैली, तो वी शेप वैली फॉर्मेशन होगा।
और वी शेप वैली का फॉर्मेशन होगा युवावस्था के दौरान, जिसको हम गोर्ज या कैनियन कहते हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं, गोर्ज या फिर कैनियन बोलते हैं। गोर्ज या क्या बोलते हैं, कैनियन बोलते हैं, है ना, गोर्ज और कैनियन, कैनियन बोलते हैं, गोर्ज या फिर क्या बोलते हैं, कैनियन बोलते हैं। क्लियर है बात, वापिस सुन लो। युवावस्था में नदी कहाँ पर होती है, पर्वतों के अंदर होती है, ठीक है। और सबसे ज्यादा पर्वतों में क्या होगा कि ज्यादा ढाल होता है, ढाल अधिक होता है तो गति तेज होगी, और गति तेज होगी तो नदी चौड़ाई में ऐसे अपर्दन नहीं करेगी, हॉरिजॉन्टल इरोजन नहीं करेगी, वर्टिकल इरोजन ज्यादा करेगी, वर्टिकल इरोजन ज्यादा करेगी। तो युवावस्था में वी आकार की घाटियों का निर्माण करती है, जिसे हम गोर्ज या फिर क्या बोलते हैं, कैनियन बोलते हैं। अब मैं आपको कैनियन का एक डायग्राम दिखाता हूँ, ठीक है। एक कैनियन का डायग्राम दिखाता हूँ बेटा, एक कैनियन का डायग्राम दिखाता हूँ, ठीक है। कैनियन का डायग्राम दिखाता हूँ, और ये है आपकी ग्रैंड कैनियन, ठीक है, ग्रैंड कैनियन। देखो ये है ग्रैंड कैनियन, ये है आपकी ग्रैंड कैनियन है। देखो ये देखो कैनियन, है ना, ये देखो ये होती कैनियन। समझ गए बात को। तो कैनियन जो है ना वो इरोजनिंग से बना है ना। कैनियन जो फॉर्मेशन होता है वो इरोजन से होता है ना, इरोजन से होता है, ठीक है। हाँ, कोलोराडो नदी बनाती है, यूएसए के अंदर ये मिलता है। तो ये होता है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है कैनियन, इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है कैनियन। ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है कैनियन, ठीक है। चलिए ये आप एक बार इसको देख लो भाई, एक बार इसको आप देख लो। देखो देखो इसको, ऐसा होता है, और इसको बोलते हैं ग्रैंड कैनियन, ठीक है। इसका नाम है ग्रैंड कैनियन। तो ये है ग्रैंड कैनियन, ग्रैंड कैनियन, है ना, फॉर्म्ड बाय कोलोरेडो, कोलोरेडो रिवर, कोलोरेडो रिवर इन यूएसए, इन यूएसए, है ना। तो कोलो यूएसए की, या यूएसए में, यूएसए में, यूएसए में कोलोरेडो नदी द्वारा, कोलोरेडो नदी द्वारा निर्मित, द्वारा निर्मित, निर्मित, है ना, ग्रैंड कैनियन, ग्रैंड कैनियन, है ना, ग्रैंड कैनियन। ये इसको महाखड्ड भी बोलते हैं, है ना। तो इसको महाखड्ड भी बोलते हैं, कैनियन कह दो, महाखड्ड कह दो। विश्व की सबसे बड़ी कैनियन है ना, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैनियन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैनियन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैनियन। दुनिया की सबसे बड़ी जो कैनियन है, वो दुनिया की सबसे बड़ी कैनियन कौन सी है, तो दुनिया की सबसे बड़ी कैनियन कौन सी है, तो वो ग्रैंड कैनियन है, यूएसए में है, कोलोराडो नदी के द्वारा निर्मित। देखो ऐसे वी शेप हो गया ना, ये शेप कैसा हो गया, वी शेप हो गया ना ये, तो ये वी शेप होती है। क्लियर है बात, तो वी शेप होती है, वी शेप आपकी ये कैनियन होती है, ठीक है। तो ये जो खड़ी होती है ना, और बहुत गहरी संकरी होती है, तो ये कैनियन होती है। और जो बहुत ज्यादा खड़े ढाल नहीं होते हैं उसको हम गोर्ज बोलते हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, और बेटा एक और मैं आपको दिखाऊं, एक और मैं आपको अगर दिखाऊं कुछ ऐसा ही, तो देखो ऐसी भी ढाल, देखो इस तरीके ग्रैंड कैनियन, भाई जबरदस्त है ये बहुत। देखो देखो कितना कटाव, देखो कटाव देख रहे हो आप, कितना भयानक कटाव है ये, कितना जबरदस्त कटाव है ये, देखो इसका ग्रैंड कैनियन। और एक है आपका बुंजी गोर्ज, ठीक है, बुंजी गोर्ज है, एक है बुंजी गोर्ज, बुंजी गोर्ज, ठीक है, बुंजी गोर्ज, एक बुंजी गोर्ज है। और ये जो है ना, ये बुंजी गोर्ज आएगा, ठीक है। तो इंडस के द्वारा निर्मित है, ये बुंजी गोर्ज है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा गोर्ज ये बुंजी गोर्ज है। और ये जो बुंजी गोर्ज है ना, ये कौन बनाता है, तो ये बुंजी गोर्ज आपका कौन बना रही है, तो बुंजी गोर्ज बना रही है कौन, तो ये बना रही है बच्चे कौन, तो ये बना रही है आपकी नदी सिंधु, है ना। तो एक इसको भी अपने लिख लेते हैं बुंजी गोर्ज को,
ठीक है, बुंजी गोर्ज दुनिया का सबसे गहरा जो गोर्ज है वो बुंजी गोर्ज है, जो किसके द्वारा बनाया जाता है, इंडस के द्वारा बनाया जाता है। क्लियर है बात, जो इंडस बनाती है बुंजी गोर्ज। ठीक है, ये लो जी, ये आपका हो गया बुंजी गोर्ज। तो बुंजी गोर्ज है, बुंजी गोर्ज, बुंजी गोर्ज formed by formed by formed by Indus River, by Indus River, Indus River, river in Ladakh, in Ladakh। ठीक है, इन लद्दाख। तो बुंजी जो गोर्ज है, ये बुंजी गोर्ज के बारे में क्या कहेंगे, तो बुंजी गोर्ज के बारे में कहेंगे सिंधु नदी द्वारा लद्दाख में निर्मित है। ठीक है, सिंधु नदी द्वारा, सिंधु नदी द्वारा लद्दाख में निर्मित है, लद्दाख में निर्मित है ना, लद्दाख में निर्मित है। ठीक है, लद्दाख में निर्मित है, सिंधु नदी द्वारा लद्दाख में निर्मित है, ये ध्यान रखना। विश्व का सबसे गहरा गोर्ज है ना, तो डीपेस्ट गोर्ज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे गहरा जो गोर्ज आएगा बेटा, वो दुनिया का सबसे गहरा गोर्ज कौन आएगा, तो दुनिया का सबसे गहरा गोर्ज कौन आएगा, बुंजी गोर्ज। तो देखो वो जो है ना, उसके ढाल कैसे थे, खड़े ढाल थे, और इसके ढाल कैसे हैं, तो इसके ढाल कैसे हैं, इसके थोड़े खुले ढाल है ना, तो ये ऐसे खुला है, और उसमें देखोगे तो उसमें खड़ा ढाल आपको दिखेगा, खड़ा ढाल दिखेगा, ढाल दिख रहा है, ये खड़ा ढाल है, तीव्र ढाल है, स्टीप है, स्टीपी है, और ये ओपन है ना, और ये मंद ढाल है ना। तो ये इसमें दोनों में क्या होता है, फर्क होता है। ठीक है, बात ये हर एस्पिरेंट के दिल की है, दिन रात जवानी जलती है तब जाकर वर्दी मिलती है। करण सहनी, बढ़िया भाई, सही बात है। अब तुम तो, बहुत सारे बच्चे तो केवल बातों में लगे होते हैं है ना, तो उनका क्या करें बताओ, उनका भी कुछ समाधान देखा जाएगा ना, उनका भी कोई समाधान देखा जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है भाई, ये हो गया आपका। इसके बाद चलते हैं अगली बात के ऊपर, और अगली बात पर चलते हैं बच्चा, तो थोड़ा सा और ध्यान दो, और ध्यान दो। ये बात हो गई ना आपकी, नदी की अवस्थाएं और नदी के द्वारा कार्य। अब देखो, पानी के समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं, पानी के समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं के डूबने से जो समुद्र तट बनता है उसे कहते हैं, पर्वत श्रृंखला या तो डूब जाए तो तट बनेगा है ना, एक तो डूबती है और एक बाहर निकलती है ना, तो जो है डाल्मेशियन बोलते हैं, फियोर्ड तट बोलते हैं, रिया तट बोलते हैं, अधः कार्तिक तट बोलते हैं है ना। तो डाल्मेशियन बोलते हैं, फियोर्ड बोलते हैं, रिया बोलते हैं, अंडर कर्व्ड कोस्ट बोलते हैं। इसका एक बार जल्दी फटाफट से आप बता दो क्या होगा जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ एक बार। डाल्मेशियन, डाल्मेशियन, डाल्मेशियन होगा। ठीक है ना, ऐसे तटों को क्या बोलते हैं, डाल्मेशियन। ठीक है, निमग्न तट होते हैं, निमग्न ना, इमर्ज कोस्ट होते हैं है ना, इमर्ज कोस्ट होते हैं। और जब तटीय भूमि के समीप का क्षेत्र जलमग्न हो जाता है और ऐसी तटों को निमग्न तट रेखाओं का निर्माण होता है। और ये जो निमग्न तट रेखाएं होती हैं, इमर्ज जो कोस्ट लाइन होती है, वो चार प्रकार के होते हैं। एक फ्योर्ड होते हैं, एक रिया होते हैं, एक डाल्मेशियन होते हैं, एक कौन से होते हैं, एक कौन से होते हैं आपके, ये होते हैं हेक तट होते हैं। ठीक है ना, तो आप अगर देखोगे तो इसका जो सही उत्तर होगा वो, इसका अभी फिलहाल इस विकल्प के हिसाब से सही उत्तर कौन सा होगा, तो डाल्मेशियन होगा, डाल्मेशियन। ठीक है ना, डाल्मेशियन इसका सही आएगा। ठीक है, डाल्मेशियन आएगा। ठीक है, और एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट की एक संकरी पट्टी ये देखने को मिलती है ना। तो एड्रियाटिक जो सागर है बेटा, इस एड्रियाटिक सागर की, एड्रियाटिक सागर की, एड्रियाटिक सागर की जो पूर्वी भाग है ना, पूर्वी किनारा, ईस्टर्न जो कोस्ट है, वहां पर आपको देखने को ये मिलता है। ठीक है, ईस्टर्न किनारा। ठीक है, तो एड्रियाटिक सागर का ईस्टर्न जो कोस्ट है, वहां पर इस प्रकार का तट देखने को मिलता है। ये एग्जाम्पल है, उदाहरण है ना। तो ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ, कोस्ट ऑफ, कोस्ट ऑफ एड्रियाटिक सी है ना, एड्रियाटिक सी, क्रोएशिया का जो तट है वो इस प्रकार का आपको दिखाई
देगा। ठीक है ना। तो ये आपको इस प्रकार का दिखाई देगा। तो पानी के समांतर पर्वत श्रृंखलाओं के डूबने से जो समुद्र तट बनता है उसे डाल्मेशियन कोस्ट बोलते हैं, डाल्मेशियन कोस्ट बोलते हैं। ठीक है, डाल्मेशियन कोस्ट बोलते हैं। द माउंटेन फॉर्म्ड पैरेलल टू द माउंटेन फॉर्म्ड पैरेलल टू द वाटर इज कॉल्ड द सी कोस्ट विच इज द फॉर्म ड्यू टू द सिंकिंग ऑफ ए चैन। नहीं, ये गलत है ना, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ही गलत है, सही नहीं है ना, है ना, ये सही नहीं, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन सही देंगे आपको। ठीक है, तो पानी के समांतर, है ना, पानी के समांतर पर्वत श्रृंखलाओं के डूबने से जो समुद्र तट बनता है उसको निमग्न तट बोलते हैं ना, इमर्ज कोस्ट बोलते हैं। और ऐसे तटों को कहा जाएगा डाल्मेशियन कोस्ट कहा जाएगा। एड्रियाटिक सागर का जो पूर्वी किनारा है वहां पर इस प्रकार का तट देखने को मिलता है। ठीक है, चलो आगे चलें। बहिर्जनित प्रक्रियाओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एक्सोजेनियस प्रोसेस। बहिर्जात प्रक्रियाएं अपनी ऊर्जा केवल सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा से प्राप्त करती हैं। एक्सोजेनियस प्रोसेस ऑब्टेन देयर एनर्जी ओनली फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एनर्जी फिक्स बाय सन। एक बात गलत बात है, मतलब ये बात सही नहीं है, ये बात सही नहीं है। केवल सूर्य से ऊर्जा कैसे मिलेगी, है ना भाई, केवल सूर्य से ऊर्जा कैसे मिलेगी बताओ, केवल सूर्य से ऊर्जा नहीं मिलती, ये बात तो सही नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि बहता हुआ जल वर्क कर रहा है, कार्य कर रहा है, बहिर्जात शक्ति है, लेकिन उसमें सूर्य से ऊर्जा कैसे मिली उसको, तो ये बात तो सही नहीं है। ठीक है, विभिन्न जलवायु प्रदेशों में बहिर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाएं भिन्न भिन्न होती है ना। एक्सोजेनियस ज्योग्राफिक प्रोसेस आर डिफरेंट इन द डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन, ये बात सही है। जो शुष्क क्षेत्र है उसमें कुछ अलग होती है ना। जो आपके आर्द्र क्षेत्र हैं या जो जल भराव के क्षेत्र हैं उनमें कुछ अलग होती हैं। धरातल में नीचे जहां चूना की चट्टानें मिलती हैं वहां पर कुछ अलग होती हैं। तो अलग अलग जलवायु प्रदेशों में अपरदनात्मक जो कार्य होते हैं या भूआकृतिक प्रोसेस होते हैं, ज्योग्राफिक प्रोसेसेस जो होते हैं, या जो एक्सोजेनियस ज्योग्राफिक प्रोसेस होते हैं, वो सारे ज्योमॉर्फिक प्रोसेस क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं ना। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही बात है, ये सही बात। उपयुक्त में कौन से कथन सत्य नहीं है, कौन सही नहीं है, तो केवल एक सही नहीं है, दो सही है ना, तो केवल एक सही नहीं है। इसका सही आंसर कौन सा होगा बेटा, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए बिल्कुल सही आंसर होगा। चलो आगे चलते हैं। चूना पत्थर का वह स्तंभ जो गुफा की छत से लटकता है क्या कहलाता है, पोल्जे कहलाता है, स्टेलेक्टाइट कहलाता है, स्टेलेगमाइट कहलाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। व्हाट इज द लाइमस्टोन पिलर विच हैंग्स डाउन फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द केव इज कॉल्ड पोल्जे, स्टेकलाइट, स्टेलेगमाइट, नन ऑफ द अबोव। जल्दी से इसका आंसर करो, ये क्या कहलाएगा, जल्दी बताओ। एक मैं डायग्राम आपको दिखाता हूं, एक डायग्राम मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, एक डायग्राम दिखाता हूं आपको, क्लियर है बात। एक डायग्राम मैं आपको दिखाता हूं, एक डायग्राम दिखाता हूं आपको। उस डायग्राम को जो है बेटा आप ना एक बार समझने की वो करना। एक मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं। एक डायग्राम देखो और इस डायग्राम को पकड़ने का प्रयास करो, कहना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाह रहा है, इसको देखो एक बार। इसको देखो एक बार, ये देखो ये गुफा है है ना, ये गुफा है, इस तरह की गुफाएं आपको दिख रही हैं यहां पर देखो ये रिवर कोई बह रही है, पानी नीचे एक छिद्र के माध्यम से नीचे चला गया, नीचे जाकर के कट चूना की चट्टानी से उनको काट दिया, घोल गया, घोल करके बाहर ले गया, और ये बाहर ले जा करके और इसको ये नदी यहाँ पर निकल रही है कि नहीं, नदी दिख रही है, झरना, आपको झरना दिखेगा, स्प्रिंग है कि नहीं। और ये गर्म पानी आता है क्योंकि चूना जब पानी के साथ मिलता है तो जब इसके साथ मिलेगा पानी के साथ में तो क्या करेगा,
क्या बनाएगा? अरे वो होता है ना, उसमें गर्म हो जाता है पानी, विज्ञान के अंदर आपको सर ने पढ़ाया होगा। और जो छतें हैं, ये छत है ना, गुफा की छत है, ये केव है उसकी छत है। तो ऊपर से जो लटकते हैं, ऊपर से जो ये लटक रही है, ऊपर से ये जो है, ये जो है, आप देखोगे कि चूना की जो चट्टानें होती है ना, ये जो गुफाएं होती हैं, इन गुफाओं के अंदर कभी आप प्रवेश करके देखना, ऊपर से कुछ लटकी होती हैं, कुछ नीचे की तरफ क्या होती हैं, नीचे की तरफ शिवलिंग जैसी आकृतियां बनी होती हैं। तो नीचे जो जमाव से बनती हैं उनको स्टैलेग्माइट बोलते हैं, और जो ऊपर लटकी होती, टाइट लटकी होती है, इनको स्टैलेक्टाइट बोलते हैं, स्टैलेक्टाइट बोलते हैं। स्टैलेक्टाइट होती हैं, और नीचे जो निक्षेपण से बनती है ना, इनको स्टैलेग्माइट बोलते हैं। जो नीचे होती हैं स्टैलेग्माइट बोलते हैं, स्टैलेग्माइट बोलते हैं, इनको स्टैलेग्माइट बोलते हैं, स्टैलेग्माइट बोलते हैं। जो ऊपर लटकी होती हैं उनको स्टैलेक्टाइट, और जो नीचे जमी होती हैं उनको स्टैलेक्टाइट बोलते हैं। स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट, स्टैलेग्माइट, स्टैलेक्टाइट होती हैं, राइट। स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट, क्लियर है बात? ठीक है। तो ये स्थलाकृतियां आपकी दो होती हैं। तो ये चूना का जो चूने का जो जमाव का क्षेत्र होता है, उनमें इस प्रकार के स्थलाकृतियां मिलती है ना। गुफाओं के अंदर ऐसे प्रकार के स्थलाकृतियां आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो आज के लिए सफिशिएंट इतना ही है, बाकी बात करेंगे फिर कल की क्लास में। ठीक है। थैंक यू।